तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है कि तो पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। गुजरात का दो परिवार लंदन में रहा करता था। गुजराती फैमिली थी और एक उनके जानने वाला परिवार। एक हिंदू फैमिली थी, एक क्रिश्चियन फैमिली। वहीं उनके सेटल थे, सब कुछ वहीं रहते थे, वहीं कारोबार, बिजनेस। तो उन दोनों परिवारों के बच्चे लंदन में ही अलग अलग कॉलेज में पढ़ा करते थे, यूनिवर्सिटी में। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था जेसिका, और एक लड़का था दूसरे परिवार का जिसका नाम था मितेश पटेल। तो ये दोनों एक यूनिवर्सिटी में फार्मास्यूटिकल्स की पढ़ाई कर रहे थे, मेडिसिन, दवाओं, इससे जुड़ी हुई जो पढ़ाई होती है। बात 2009 की है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान मितेश और जेसिका एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, क्योंकि दोनों अच्छे परिवार से थे, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक थी। तो पहले कुछ दिन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, एक दूसरे को समझा। इस दौरान में मितेश जेसिका को महंगे महंगे तोहफे देता और उसका बहुत ख्याल रखता, बहुत केयर करता। तो जेसिका उससे बहुत खुश हुई कि एक आइडियल बॉयफ्रेंड मिला है। फिर दोनों ने तय किया कि हम शादी कर लेते हैं। दोनों ने घरों में बात की। पहले फैमिली वाले तैयार नहीं थे, क्योंकि एक बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी, एक क्रिश्चियन। लेकिन फिर भी जेसिका और मितेश की इस जोड़ी को देखते हुए, और चूँकि जेसिका की बहनों को भी पता था, ये था कि लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तैयार हो गए। और आखिरकार 9 जुलाई 2009 इन दोनों की शादी कर दी। शादी के बाद अब दोनों लंदन में ही एक अलग अपना घर में रहने लगे। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। जो फार्मा है उसका अपना बिजनेस, फार्मास्यूटिकल्स का, मितेश ने शुरू किया। जेसिका भी एक फार्मा कंपनी में जॉब करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन शादी के बाद जेसिका ने महसूस किया कि हमेशा मितेश उससे एक दूरी बनाकर रखता है। कुछ दिन लगा कि चलो हो सकता है कोई मजबूरी है, क्या है, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता, शादी को साल बीत गए, वो कभी करीब नहीं आया। दोनों के बीच में जो एक पति पत्नी के बीच में रिश्ता होता है, वो उन दोनों के बीच में वो रिश्ता बना ही नहीं। एक रोज़ जेसिका ने अपनी बहन को ये बात बताई, तो बहन ने कहा कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, बट लड़का अच्छा है, तुम किसी तरह निभाओ। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन 2 साल के बाद अब मितेश का बिहेवियर भी चेंज हो गया। अब वो पूरी तरह से जेसिका को कंट्रोल करने लगा। जो पहले इतना केयरिंग था, अब एकदम बदल गया। बात बात पर लड़ना, झगड़ना, टॉर्चर करना, ये सब शुरू हो गया। लेकिन फिर भी दोनों साथ रहते। जेसिका अपना घर बचाने की कोशिश करती रहती। धीरे धीरे वक्त बीता। एक रोज़ अचानक जेसिका की नज़र उसके लैपटॉप पर पड़ी, मितेश के। तो उसने उस लैपटॉप पे देखा, तो उसने देखा कि इसमें बहुत सारे ऐसे डेटिंग ऐप्स हैं जो गे से रिलेटेड हैं, समलैंगिक्स। तो उसे बड़ी हैरानी हुई। फिर उसने जब सारी चीज़ें देखी तो उसे लगा कि अच्छा, हम दोनों के बीच दूरी इसीलिए कि शायद मितेश गे है। अब उसके ऊपर तो एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन फिर भी अब उसने इस बारे में बात करनी शुरू की तो मितेश उस पर उल्टा भड़क उठा। अब किसी तरह से ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान में मितेश ने अपना एक फार्मा का एक बिज़नेस अपने हिस्से से शुरू किया, और जहाँ पे रहता था वहाँ से करीब 60 मील दूर उसने एक नया घर लिया, और पति पत्नी दोनों वहीं शिफ्ट हो गए। वहाँ जब शिफ्ट हुए तो फिर मेहमानों आने जाने का सिलसिला लगा रहा। उन्हीं में से एक डॉक्टर अमित थे। डॉक्टर अमित मितेश के दोस्त थे, और वो अक्सर उसके घर आया करते, देर देर तक घर पे ठहरते। और अमित और मितेश की उम्र लगभग हम उम्र थे। एक रोज़ अचानक जेसिका ने मितेश का मोबाइल घर पे ही था, और वो घर के अंदर ही था, वॉशरूम में। उसने मोबाइल उठाया तो देखा टेक्स्ट मैसेज पढ़ा। तो डॉक्टर अमित ने मैसेज भेजा था। मैसेज पढ़कर होश उड़ गए जेसिका के। उस मैसेज में वैसी सारी बातें लिखी थी जो एक लड़का और लड़की जब एक दूसरे को प्यार करते हैं तो उस तरीके से साथ ज़िंदगी बसाना है, ये। अब जेसिका को लगा कि ये क्या है। फिर उसने रिकॉल करना शुरू किया कि अक्सर अमित उसके घर आता है, देर देर तक रहता है, दोनों एक कमरे में रहते हैं, और वो उसके साथ बैठता नहीं है। जब कभी फ़ोन आता है तो वो दूसरे कमरे में चला जाता है या छत पर चला जाता है, उसके सामने फ़ोन पर बात नहीं करता।
टेक्स्ट मैसेज उसने वैसे ही देख रखे थे, डेटिंग ऐप उसने वैसे ही देख रखे थे। अब ये सारी चीज़ें मिलाकर धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अब दोनों में भयानक झगड़ा होना शुरू हो गया। इसी दौरान में बड़ी खामोशी से एक रोज़ मितेश पटेल ने जेसिका के नाम पे 2 मिलियन का इंश्योरेंस करा दिया। 2 मिलियन का इंश्योरेंस कराया और ये इंश्योरेंस करा कर रख लिया। उधर अमित के साथ उसकी बातचीत जारी थी, घर में झगड़ा बढ़ रहा था। लेकिन 2016 में अचानक डॉक्टर अमित को कोई जॉब मिला और वो लंदन से ऑस्ट्रेलिया चला गया। अब जब ऑस्ट्रेलिया गया तो वो बड़े, मितेश अमित दोनों बड़े उदास, बिल्कुल एकदम एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसे कि बिछड़ रहे हैं, जुदाई का वक्त है। लेकिन वो चला गया। अब ये हुआ कि अब मुलाकात तो नहीं होती, लेकिन दोनों घंटों फ़ोन पे लगे रहते हैं, टेक्स्ट मैसेज पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। और ये सारी चीज़ें जेसिका को पसंद, मतलब मालूम थी। अब लगभग शादी को 9 साल बीत चुके थे। 2018 आ गया था। 2017 से जेसिका ने अपनी बहनों से कुछ बातें शेयर की तो उन्होंने कहा, देख, हो सकता है कि कुछ बदलाव आ जाए, तू एक काम कर। आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ बाप नहीं बनते हैं। साइंस ने रास्ता खोल रखा है, तो एक IVF भी एक ज़रिया है। बहुत सारे लोग हैं जो माँ बाप बनते हैं, जो टेस्ट ट्यूब होता है, तो उसके ज़रिए आप बन सकते हैं माँ। तो IVF के थ्रू बहुत सारी गोदें भरी गई हैं। तो जेसिका को समझाया कि शायद तेरी गोद अब तक सूनी है, घर में कोई है नहीं, इसलिए भी मितेश इधर उधर भटक रहा है। एक बार अगर घर में बच्चा आ जाए तो शायद वो भी बदल जाए। अब लेकिन हो कैसे? दोनों के बीच में पति पत्नी के संबंध कभी बने नहीं 9 साल में। तो कहा कि साइंस बहुत तरक्की कर गया, बहुत सारे ज़रिया हैं और जिससे लोग माँ बाप बनते हैं, सूनी गोद आबाद हो जाती है। उसी में से एक IVF है, टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो इसको कई बार ये भी होता है किराए का कोख, कि आपके भ्रूण को एक तरह से पहले किसी में और, मतलब एक होता है बच्चा पैदा करने का तरीका इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, जो आप किसी के भी कोख में उसको इम्प्लांट कर सकते हैं और फिर वो बच्चा पैदा होता है। IVF इसके लिए एक बड़ा सही रास्ता है। तो जेसिका को तैयार किया उसके घर वालों ने कि तू IVF के थ्रू माँ बन जा। जेसिका भी तैयार हो गई। अब उसने एक डॉक्टर, एक क्लिनिक का अपॉइंटमेंट लिया। 3 अटेम्प्ट किया, 3 कोशिश हुई, तीनों कोशिश नाकाम। और ज़्यादा उदास रहने लगी जेसिका। इधर मितेश पति का कोई साथ नहीं मिल रहा है। लेकिन मितेश हमेशा उसके IVF वाला जब भी वो सिटिंग होती वो ज़रूर जाता था साथ, और इस बात से बेखबर थी जेसिका कि ये क्यों जाता है, इतना उस वक्त केयर क्यों करता है। तो जब जब जाता बहुत ध्यान रखता। आखिरकार 4th अटेम्प्ट में, चौथी कोशिश में, ये बात है 9 मई 2018, 9 मई 2018, 4th अटेम्प्ट जब हुआ IVF का, चौथी कोशिश में, वो सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब भ्रूण मिल चुके हैं 3, और उसको अब जो बेबी टेस्ट ट्यूब होता है उसमें रख दिया गया है, और 1 महीने के बाद इसको इम्प्लांट कर देंगे जेसिका के कोख में। तो उसके बाद फिर वो प्रेग्नेंट होगी, फिर डिलीवरी होगी। तो जेसिका पहली बार बहुत खुश, 9 मई 2018, कि चलो IVF के थ्रू अब कम से कम उसकी सूनी गोद भर जाएगी। इधर मितेश भी बड़ा खुश, घर वालों को भी पता चला जेसिका के, वो लोग भी सब खुश। 10 मई को, बल्कि इसके बाद 9 मई को ये खबर आई, 10 मई को जेसिका अपने घर गई, लोगों से मिली। अब ये हुआ कि चलो सब ठीक हो जाएगा, मितेश भी बदल जाएगा। उसके बाद वो घर आ गई। लेकिन 4 दिन बीतते हैं, 14 मई की तारीख आती है। 14 मई की शाम 7:10 पर जेसिका अपने जॉब से वापस घर लौटती है, जिस फार्मेसी की कंपनी में वो काम करती थी। जब वो घर लौटती है तो उसके बाद फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर के बाद मितेश घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता तो देखता है कि जेसिका के हाथ पैर मुंह डक्ट टेप से बंधे हुए हैं, पूरे जिस्म से खून बह रहा है, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो फौरन इसके बाद 8:22 पर पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे घर में कुछ लुटेरे आए और उन्होंने सारा घर लूट लिया और मेरी वाइफ इंजर्ड है। फ़ौरन पुलिस की टीम पहुंचती है, जेसिका को अस्पताल ले जाया जाता है।
लेकिन जेसिका की मौत हो जाती है। जेसिका कोई बयान भी नहीं दे पाती। अब फ़ौरन जेसिका के घर वाले पहुंचते हैं, सारे वहाँ पे आए। उसके बाद अब मितेश की रो रो कर बुरा हाल। जेसिका की जितनी सिस्टर हैं दो, वो जेसिका के फादर अब मितेश को कंसोल कर रहे हैं, उसको दिलासा दे रहे हैं, उसके कंधे पर हाथ रख रख कर उसे चुप करा रहे हैं, लेकिन वो बेतहाशा रो रहा है। अब बात यही हो रही कि अभी 2-4 दिन पहले खुशी मिली कि ये लोग बाप बनेंगे, माँ बनेंगी वो, और ये हादसा हो गया। तो घर वालों ने पूरा दिलासा दिया, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। घर वालों को कोई कहीं से ये भी नहीं था कि कोई शक की गुंजाइश भी हो। घर के सामान सब इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, कुछ पैसे या बाकी चीज़ें लूट ली गई हैं, तो घर वालों को कोई शक नहीं। अब पुलिस की एंट्री होती है, पुलिस अब तफ्तीश करना शुरू करती है। घर वालों की तरह पुलिस वाले नहीं थे, उन्हें हर केस को शक की निगाह से देखना होता है, यही बेसिक पुलिसिंग है। तो पुलिस वाले अपनी जांच शुरू करते हैं। जब जांच शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इस घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है, मतलब कोई अंदर या बाहर ज़बरदस्ती नहीं आया। दूसरी जो चौंकाने वाली चीज़ आती है वो ये है कि इस घर के अंदर और बाहर किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कोई तीसरा शख्स आता जाता दिखाई नहीं दिया। अब पुलिस मितेश के मोबाइल और उसको चेक करते हैं और उससे बयान लेते हैं। तो मितेश कहता है कि मैं उस दिन घर पर था, मैं 7 बजे के आसपास ही घर पहुंच चुका था। मेरे कुछ देर के बाद जेसिका घर पहुंची, उसने कहा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। मैं उसके बाद पिज़्ज़ा हाउस निकल गया घर से वहाँ जाकर पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया। फिर मैंने जेसिका को टेक्स्ट किया कि तुम्हारा ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ, और वो सही कह रहा था, उसने टेक्स्ट भी किया था उसी टाइम पे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा उस पिज़्ज़ा हाउस का, वहाँ पे वो मौजूद है, पिज़्ज़ा ले रहा है। लेकिन उस कैमरे में एक अजीब चीज़ दिखी, वो ये कि वो पिज़्ज़ा की डिलीवरी जितनी जल्दी हो जाती है उस दिन बहुत लेट हो रहा है, बल्कि पिज़्ज़ा रखा हुआ है, वो उठा नहीं रहा, घर जा नहीं रहा और गप्पे मार रहा है, टाइम पास कर रहा है एक तरह से। पुलिस वालों को लगा कि इतना फालतू टाइम जिसके पास होता है, इसको पिज़्ज़ा मिल चुका है, लेकर जाए, घर जाएगा, फ़ौरन खाएगा, यहाँ ये वक्त ज़ाया कर रहा है। तो ये टाइमिंग जो थी वो पुलिस वालों को पहला डाउट क्रिएट करती है। सीसीटीवी फुटेज में कोई आना और जाना इन दोनों के अलावा उस घर में किसी की एंट्री नहीं है। अब पुलिस घर की तलाशी लेती है। जब तलाशी लेती है तो चूंकि फार्मेसी का काम था, पुलिस ऊपर के फ्लोर पे जाती है। वहाँ एक डक्ट टेप मिलता है जिसमें से कुछ फटे हुए थे। अब पुलिस ध्यान देती है कि जो जेसिका के मुंह और हाथ पर डक्ट टेप बंधा हुआ था वो उसी डक्ट टेप का हिस्सा था। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये घर के अंदर के ही किसी शख्स का काम है, क्योंकि बाहर से तो कोई आया नहीं। अब ये सारी चीज़ें जब देखी तो फिर पुलिस ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि अब आजकल आप मोबाइल और हेल्थ ऐप सभी फ़ोन में होता है। वहाँ की पुलिस को एक चीज़ टाइमिंग के हिसाब से जा रहे थे। टाइमिंग ये कि 7:02 के आसपास जेसिका घर आई थी, उसके बाद ये पहुँचता है वहाँ, फिर ये 8:22 पर पुलिस को फ़ोन करता है। तो ये सारी चीज़ों के बीच में करीब करीब 40 मिनट का हेर फेर है। 40 मिनट के बाद पुलिस को फ़ोन किया गया, मतलब 40 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। तो पुलिस ने उस 7:02 से लेकर 7:40 के दरमियान क्या क्या होता है उसके हिसाब से घड़ी मांगी मितेश से, और उस घड़ी को लेकर कुछ और नहीं, वो सीधे गए हेल्थ ऐप में। अब कमाल देखिए, आजकल छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी क्राइम को सॉल्व करने में मदद करती हैं। उस हेल्थ ऐप में देखा, हेल्थ ऐप में आपके डेली का जो भी रूटीन होता है, जैसे कल मैं कितना वॉक किया, कितना दौड़ा, कितने देर दौड़ा, कितनी कैलोरी बर्न की, वो सारा डिटेल होता है, और वीकली चार्ट भी आता है। आप डेट के हिसाब से अपना देख सकते हैं, आप सभी देखते होंगे। तो पुलिस ने उस हेल्थ ऐप को खोला, उसकी हिस्ट्री में गए और टाइमिंग देखी, डेट 14 मई 2018, 7 to 7:40। जब देखा तो अचानक बीच में पुलिस ने देखा कि करीब 10 मिनट तक उस हेल्थ ऐप में ये दिखा रहा है कि इसकी धड़कनें बहुत तेज़ थीं, और ये तेज़ी से सीढ़ियों से ऊपर नीचे और जा रहा था, क्योंकि आपका जो वो होता है मूवमेंट हेल्थ ऐप के ज़रिए कि आप कितना तेज़ भाग रहे हो, स्लो भाग रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, स्टेप कितनी, ये तो सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें ये था कि ये लगातार ऊपर नीचे दौड़ रहा है। अब घर के अंदर कोई शख्स क्यों दौड़ेगा?
या घर के अंदर सीढ़ियों पे सिर्फ या तो एक्सरसाइज बाकी करे, बाकी का पिछला कोई चार्ट नहीं है, ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन उस दिन का जिस दिन ये मर्डर हुआ, उन 40 मिनटों में 10 मिनट घर के अंदर उसके दौड़ने की हेल्थ ऐप रिकॉर्ड दिखा रहा है, डेटा दिखा रहा है। अब डक्ट टेप ऊपर था, ऊपर के सामान भी ये सारी चीज़ें तहस नहस की गई थी, फिर ये नीचे लाश नीचे थी, तो कई बार ऊपर आना जाना हुआ होगा, और उसी आने जाने के दौरान उसके सारे जो पल्स और ये सारी रेट और सारी चीज़ें उसके हेल्थ ऐप में रिकॉर्ड हो गई। इसको जब पुलिस ने देखा, उसके बाद सीधे कत्ल के तीसरे दिन 14 मई को ये कत्ल हुआ, 17 मई को जब सीसीटीवी फुटेज, नो एंट्री, फोर्सफुल एंट्री कोई थी नहीं, बाहर से कोई आया नहीं, पिज़्ज़ा शॉप पे वक्त बर्बाद करना, और सबसे बड़ा सबूत हेल्थ ऐप, उन 10 मिनटों में इसके धड़कनों की रफ्तार जो दौड़ रही थी, भाग रही थी, इन सबूतों को सामने रखकर पुलिस ने मितेश को अपनी ही बीवी जेसिका के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया और जेसिका की फैमिली को ये बात पता चला तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मितेश ऐसा कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर मितेश ने जेसिका का कत्ल क्यों किया, जिसके साथ कॉलेज में उसका इश्क शुरू हुआ, जिसके साथ उसने जबरन शादी की, 9 साल बीत गए, ठीक है झगड़े वगड़े हुए, लेकिन एक छत के नीचे दोनों रहते थे। तो वजह क्या थी जो उसने शादी की? फिर ये कहानी सामने आई कोर्ट में। भैया बहुत ही अजीब वजह 2 थी। पहली, पैसे से भी ऊपर। जब डॉक्टर अमित मितेश की ज़िंदगी में आया तो इन दोनों ने तय किया कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे और हम अपना परिवार बनाएंगे। 2 गे हैं तो बच्चे तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन इनका ये था कि बहुत सारे यूरोप और बाकी देशों में तो आपको पता ही है, लड़के एक दूसरे से शादी कर लें या लड़की एक साथ रहें, उसको कानूनी मान्यता मिली हुई है, अपने देश में नहीं है। तो उन दोनों का था कि डॉक्टर अमित और मितेश ये दोनों साथ रहेंगे। और चूंकि अब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था डॉक्टर अमित, तो ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारेंगे। उसके लिए 2 चीज़ें थी, एक तो पैसा, तो मितेश ने 2 मिलियन का इंश्योरेंस कराया अपनी वाइफ जेसिका का, मौत के बाद वो पैसे उसे ही मिलने थे। दूसरा, अब फैमिली चलाएंगे तो फैमिली कैसे होगी? तो पहली बार इनडायरेक्टली जो आइडिया आईवीएफ का दिया था वो मितेश का ही था। उसने कहा कि चलो हम आईवीएफ के थ्रू माँ बाप बनते हैं। उसके बाद वो क्लिनिक गए, 3 बार नाकाम, चौथी बार में जब सक्सेसफुल हो गया, 9th को ये सक्सेसफुल हुआ, 10th को वो घर गई और उसके ठीक 4 दिन के बाद मितेश ने मार डाला। अब आईवीएफ का जेसिका के कत्ल से क्या लेना देना? तो प्लानिंग ये थी कि जेसिका की मौत के बाद चूंकि ये सक्सेसफुल हो गया तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो एक ट्यूब में ही होता है, 1 महीने के बाद उसको इम्प्लांट करना था किसी कोख में, मतलब जेसिका के कोख में। और उस टेस्ट ट्यूब बेबी या उस आईवीएफ या उस भ्रूण का मालिक कौन? पेरेंट्स होगा, या तो जेसिका या मितेश। जेसिका इस दुनिया में है नहीं, बचा मितेश। तब उसका क्या करेगा ये मितेश तय करेगा। मितेश और अमित ने यह तय किया था कि जैसे ही ये आईवीएफ कामयाब हो जाए और जब इम्प्लांट करने का डेट आए महीने भर, तो उसी दौरान ये दोनों निकल लेंगे। लेकिन अमित को ये मालूम नहीं था कि इसके लिए मितेश जेसिका को मार डालेगा, लेकिन मितेश के दिमाग में ये था। तो जैसे ही वो आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ, उसने अमित के साथ रहने के लिए 2 मिलियन जो पाउंड था उसके लिए इंश्योरेंस की जेसिका को मारा। और अब आखिरी का जो प्लान था उसका ये कि उस भ्रूण को लेकर, उस टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर वो ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, अपना सब कुछ यहाँ बेचकर, और वहाँ जाकर वो डॉक्टर अमित के साथ रहेगा। और ये भ्रूण वो वहाँ किसी महिला को किराए पर कोख लेगा और उसमें डालेगा। उससे जो औलाद होगी, उस औलाद के सहारे वो और डॉक्टर अमित ये दोनों अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। दुनिया में तमाम तरह के लोग अजीब अजीब चीज़ें सोचते हैं। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई इस तरह से भी सोचता है? क्योंकि मैंने बहुत सारी क्राइम की स्टोरीज़ की या सुनाई आपको कहानियाँ। ऐसी प्लानिंग और ऐसा मोटिव और ऐसा मकसद इससे पहले मैंने सुना ही नहीं था। इंसान का दिमाग कहीं भी जा सकता है।
तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।